नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय राजनीति व्यवस्था में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रवाद का परिचय और उसके उदय के कारणों में 5 पॉइंट्सों का अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रवाद के शेष अन्य पॉइंट्सों का अध्ययन करेंगे, जिसमें छठे नंबर पर आता है पाश्चात्य शिक्षा। भारत में राजनीतिक चेतना के विकास में पाश्चात्य शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति का पूर्ण लोप करने और एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो किंतु विचार और बुद्धि से अंग्रेज हो तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया। यह कार्य भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीयों को अंग्रेज विचारकों को जानने का अवसर मिला, जिसमें मिल्टन, बार्क, मिल, मैकाले, रूसो आदि प्रमुख हैं। इनके विचारों के अध्ययन से उनमें स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वराज के भावों को जानने की प्रेरणा प्राप्त हुई और वे देश की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति से असंतुष्ट होकर अधिकारों व स्वशासन की मांग करने लगे। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने भारतवासियों में एकता की भावना का विकास करते हुए एक संपर्क भाषा का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवासी एक दूसरे के निकट संपर्क में आए। अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को एक मंच पर लाने, समस्याओं का विचार करने आदि का मार्ग प्रशस्त किया और देश को एक नई रोशनी प्रदान की। 7th पॉइंट पर हम लिखते हैं भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य का योगदान। भारतीय समाचार पत्रों तथा साहित्य ने नवजागरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन समाचार पत्रों में अमृत पत्रिका, मराठा केसरी, पायनियर, इंडियन मिरर, हिंदू, बॉम्बे, संवाद कौमुदी आदि प्रमुख हैं। उस समय संपूर्ण देश में विभिन्न भाषाओं के लगभग 478 समाचार पत्र निकलते थे। ये सभी विभिन्न भाषाओं के मुख्य रूप से देश प्रेम और साम्राज्यवाद के विरोध की आवाज को बुलंद कर रहे थे, जिससे भारतीयों के हृदय में देश प्रेम, त्याग, बलिदान एवं राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी और ब्रिटिश शासन की भारत विरोधी गतिविधियां उजागर होने लगी। प्रेस का विकास होने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के साहित्य का भी तीव्र गति से विकास होने लगा। इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया और जिससे घबराकर लॉर्ड लिटन ने सन 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। लिटन के इस कार्य का बहुत विरोध हुआ, फलस्वरूप 1882 में इस एक्ट को रद्द करना पड़ा। इस प्रकार समाचार पत्रों और साहित्य सृजन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हुई। नेक्स्ट इसी में अपन करते हैं लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल था। इन 4 वर्षों में लॉर्ड लिटन ने एक के बाद एक अनेक दमनकारी कदम उठाए। वह घोर साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादी शासक था। शासन की कुशलता की खोज में उसने कई दूरदर्शितापूर्ण और दमनकारी कदम उठाए, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल गईं। लॉर्ड लिटन ने अपने भूलों से भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना और आंदोलन उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लॉर्ड लिटन के कुछ दमनकारी कार्य इस प्रकार थे। फर्स्ट नंबर पर इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ताकि भारतीय युवक परीक्षा में न बैठ सके या न दे सके। सेकेंड, 1877 में भीषण अकाल पड़ा। उसी समय दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित करने हेतु एक शाही दरबार का आयोजन कर अपार धन का अपव्यय किया गया, जो भारतीयों की सहन शक्ति के बाहर था।
तीसरे नंबर पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के विरुद्ध भारत में तीव्र आंदोलन चला। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। इस घटना ने भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन में और अधिक उत्साह से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट इसी में आर्म्स एक्ट पास कर भारतीयों को शस्त्र रखने और शस्त्र लेकर चलने से वंचित किया गया, जबकि यूरोपियन, एंग्लो इंडियन या किसी विदेशी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। अंग्रेजों की इस भेदभावपूर्ण नीति से भारतीयों को अत्यधिक असंतोष हुआ और जनता ने इस विधेयक का घोर विरोध किया। अफगानिस्तान पर आक्रमण कर भारतीय धर्म का अपव्यय किया गया, जिससे भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष और ज्यादा तीव्र हुआ। लॉर्ड लिटन ने लंका शहर के मेल मालिकों के स्वार्थों की रक्षा हेतु सूती कपड़े की आयात पर सीमा शुल्क हटा दिया, जिससे भारत के सूती उद्योग को अत्यधिक आघात पहुंचा। इस प्रकार लॉर्ड लिटन की दमनात्मक कार्यों का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यग्र हो उठी। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों की जातीय भेदभावपूर्ण नीति। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने जाति विभेद की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार वे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे और स्वयं को श्रेष्ठ जाति के रूप में मानते थे। उनका मानना था कि भारतीयों को केवल भय के आधार पर ही समझाया जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि एक यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है। इस धारणा के कारण वे अपना निवास स्थान भारतीयों से अलग रखते थे। रेलगाड़ी में भारतीयों के साथ बैठना वो पसंद नहीं करते थे। उन्हें काले लोग समझकर उनके साथ घृणा का व्यवहार करते थे और समय समय पर भारतीयों का अपमान या दुर्व्यवहार भी किया जाता था। इस प्रकार अंग्रेजों ने रंगभेद की नीति के आधार पर भारतीयों पर जघन्य अत्याचार किए। यही नहीं, न्यायिक मामलों में भी जाति भेद को स्थान दिया गया। एक ही अपराध के लिए भारतीयों व अंग्रेजों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए थे। अंग्रेजों द्वारा अनेक भारतीयों की हत्या कर दी गई, किंतु उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया तथा स्त्रियों के साथ अंग्रेज सिपाही द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर भी कोई दंड नहीं दिया जाता था। और इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीयों के हृदय में अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इस प्रकार जातीय भेदभाव और कटुता ने देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को जन्म दिया। आवागमन में संचार के साधनों का विकास। यातायात तथा संचार के साधनों के विकास ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश सरकार ने देश में रेल, सड़क, डाक, तार आदि का अत्यधिक विकास किया। इसके पीछे अंग्रेजी शासन का मुख्य उद्देश्य यह था कि विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेनाएं शीघ्रता से भेजी जा सकेंगी एवं दूर दूर के प्रांतों की सूचनाएं जल्दी प्राप्त हो सकेंगी। लेकिन यातायात संचार के इन साधनों के विकास से भारतीयों को बहुत लाभ हुआ। इससे देश के दूर दराज भाग संपर्क की दृष्टि से आपस में निकट आ गए और समाचार पत्र से देश की दूर दूर भागों से सूचनाएं आदान प्रदान होने लगे। राष्ट्रवादियों को मिलना और पत्र व्यवहार करना सरल कार्य हो गया। अब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आंदोलन को और अधिक उग्र बनाने लगे और इससे जनसाधारण में जागृति आई और लोगों में एकता की भावना प्रबल हुई और आंदोलन को बल मिला। नेक्स्ट इसी में पॉइंट्स आता है अपना विदेशी आंदोलन का प्रभाव। विदेशों से संपर्क स्थापित होने के कारण इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया के राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन एवं फ्रांस की राज्य क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के संदेश, आयरलैंड के होम रूल आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आदि से भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप वे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष में जुट गए। इस प्रकार विदेशी आंदोलन ने भारतीयों में देशभक्त की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकार नेक्स्ट इसी में अपन करते हैं सरकारी नौकरियों के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति। सन
58 में महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा में विश्वास दिलाया गया कि भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा, किंतु ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों ने इस घोषणा को व्यवहारिक रूप नहीं दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की ICS के द्वार भारतीयों के लिए बंद कर दी गई, क्योंकि इसमें आयु सीमा 21 निश्चित की गई थी, जिसे घटाकर 19 वर्ष कर दिए गए, जो भारतीयों के लिए संभव नहीं था। इसी के साथ ये परीक्षा भारत में न होकर इंग्लैंड में रखी जाती थी, जो अंग्रेजी भाषा में होती थी। किसी भी भारतीय द्वारा ऐसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य था, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई भारतीय सफल हो जाता था तो उसे किसी न किसी बहाने से नौकरी में नहीं लिया जाता था। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ICS परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके द्वारा सेवा में प्रवेश प्राप्त करने के बाद मामूली सी गलती पर उन्हें नौकरी से हटा दिया। इसी प्रकार अरविंद घोष ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था, परंतु उनकी नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि वे घुड़सवारी में प्रवीण नहीं थे। मतलब ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखने के लिए नए नए बहाने ढूंढते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के शिक्षित वर्ग में भी अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह घृणा की भावना प्रबल हो गई। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है अपना इल्बर्ट विधेयक पर विवाद। सन 1880 में लॉर्ड लिटन के स्थान पर उदारवादी लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। उन्होंने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुधार किए। इसके पश्चात न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने का निश्चय किया। उस समय न्याय के क्षेत्र में जाति विभेद विद्यमान था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अथवा अपराधियों की अभियोगों की सुनवाई का अधिकार नहीं था, जबकि अंग्रेज न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त था। इसलिए इस अन्यायपूर्ण नीति को दूर करने के लिए सन 1883 में लॉर्ड रिपन ने अपनी काउंसिल के कानूनी सदस्य मिस्टर इल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। इस पर इल्बर्ट ने एक बिल प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल विधेयक कहते हैं। इसके द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई करने और दंडित करने का अधिकार दिया गया। यह बिल बहुत अच्छा था, परंतु सभी अंग्रेजों ने इसे अपना जातीय अपमान समझकर इसका विरोध किया और आंदोलन चलाया, जिसके समक्ष लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा और इल्बर्ट विधेयक में संशोधन करना पड़ा तथा जूरी प्रथा को महत्व दिया गया, जिसमें कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन रखे गए। यह संशोधन भारतीयों को स्वीकार नहीं था। इससे भारतीयों को भली बात मालूम हो गया कि अंग्रेजों ने अपनी जाति भेद की नीति को नहीं छुड़ाया, और यदि हम भी अंग्रेजों की भांति संगठित होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करें तो हमें स्वाधीनता प्राप्त हो सकती है। और यूरोपियन आंदोलन से प्रभावित होकर भारतीयों ने भी राष्ट्रीय संस्था के गठन का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इस प्रकार हमने राष्ट्रवाद के उदय की अनेक कारणों को उल्लेख किए। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ इन सब विभिन्न कारणों से, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के प्रति संदेह और अविश्वास की नीति अपनाई। उन्हें सेना, पुलिस, राजनीतिक और वैदेशिक विभाग के सभी महत्वपूर्ण पदों से पृथक रखा गया। आर्म एक्ट पास कर भारतीयों से हथियार छीन लिए गए, जिससे भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ गई और लॉर्ड लिटन के दमनकारी शासन से संतुष्ट होकर के भारतीयों ने अनेक संगठन गठित करने का निर्णय लिया और अखिल भारतीय संगठन बनाने के लिए उन्हें बाध्य किया। और इसी का परिणाम हुआ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर राष्ट्रीय आंदोलन का श्रेयगान हुआ। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एक नहीं अनेक कारणों का परिणाम था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र सेकेंड भारतीय राजनीति व्यवस्था में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रवाद का परिचय और उसके उदय के कारणों में 5 पॉइंट्सों का अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रवाद के शेष अन्य पॉइंट्सों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 6 नंबर पर आता है पाश्चात्य शिक्षा।
भारत में राजनीतिक चेतना के विकास में पाश्चात्य शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति का पूर्ण लोप करने और एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो किंतु विचार और बुद्धि से अंग्रेज हो तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया। यह कार्य भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीयों को अंग्रेज विचारकों को जानने का अवसर मिला, जिसमें मिल्टन, बार्क, मिल, मैकाले, रूसो आदि प्रमुख हैं। इनके विचारों के अध्ययन से उनमें स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वराज्य के भावों को जानने की प्रेरणा प्राप्त हुई और वे देश की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति से असंतुष्ट होकर अधिकारों व स्वशासन की मांग करने लगे। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने भारतवासियों में एकता की भावना का विकास करते हुए एक संपर्क भाषा का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवासी एक दूसरे के निकट संपर्क में आए। अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को एक मंच पर लाने, समस्याओं का विचार करने आदि का मार्ग प्रशस्त किया और देश को एक नई रोशनी प्रदान की। 7th पॉइंट पर हम लिखते हैं भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य का योगदान। भारतीय समाचार पत्रों तथा साहित्य ने नवजागरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन समाचार पत्रों में अमृत पत्रिका, मराठा केसरी, पायनियर, इंडियन मिरर, हिंदू, बॉम्बे, संवाद कौमुदी आदि प्रमुख हैं। उस समय संपूर्ण देश में विभिन्न भाषाओं के लगभग 478 समाचार पत्र निकलते थे। ये सभी विभिन्न भाषाओं के मुख्य रूप से देश प्रेम और साम्राज्यवाद की विरोध की आवाज को बुलंद कर रहे थे, जिससे भारतीयों के हृदय में देश प्रेम, त्याग, बलिदान एवं राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी और ब्रिटिश शासन की भारत विरोधी गतिविधियां उजागर होने लगी। प्रेस का विकास होने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के साहित्य का भी तीव्र गति से विकास होने लगा। इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया और जिससे घबराकर लॉर्ड लिटन ने सन 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। लिटन के इस कार्य का बहुत विरोध हुआ, फलस्वरूप 1882 में इस एक्ट को रद्द करना पड़ा। इस प्रकार समाचार पत्रों और साहित्य सृजन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हुई। नेक्स्ट इसी में अपन करते हैं लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल था। इन 4 वर्षों में लॉर्ड लिटन ने एक के बाद एक अनेक दमनकारी कदम उठाए। वह घोर साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादी शासक था। शासन की कुशलता की खोज में उसने कई दूरदर्शितापूर्ण और दमनकारी कदम उठाए, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल गईं। लॉर्ड लिटन ने अपने भूलों से भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना और आंदोलन उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लॉर्ड लिटन के कुछ दमनकारी कार्य इस प्रकार थे। फर्स्ट नंबर पर इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई ताकि भारतीय युवक परीक्षा में न बैठ सके या न दे सके। सेकेंड, 1877 में भीषण अकाल पड़ा। उसी समय दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने हेतु एक शाही दरबार का आयोजन कर अपार धन का अपव्यय किया गया, जो भारतीयों की सहन शक्ति के बाहर था। तीसरे नंबर पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के विरुद्ध भारत में तीव्र आंदोलन चला। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। इस घटना ने भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन में और अधिक उत्साह से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट इसी में आर्म्स एक्ट
पास कर भारतीयों को शस्त्र रखने और शस्त्र लेकर चलने से वंचित किया गया, जबकि यूरोपियन, एंग्लो इंडियन या किसी विदेशी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। अंग्रेजों की इस भेदभावपूर्ण नीति से भारतीयों को अत्यधिक असंतोष हुआ और जनता ने इस विधेयक का घोर विरोध किया। अफगानिस्तान पर आक्रमण कर भारतीय धर्म का अपव्यय किया गया, जिससे भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष और ज्यादा तीव्र हुआ। लॉर्ड लिटन ने लंका शहर के मेल मालिकों के स्वार्थों की रक्षा हेतु सूती कपड़े की आयात पर सीमा शुल्क हटा दिया, जिससे भारत के सूती उद्योग को अत्यधिक आघात पहुंचा। इस प्रकार लॉर्ड लिटन की दमनात्मक कार्यों का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यग्र हो उठी। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों की जातीय भेदभावपूर्ण नीति। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने जाति विभेद की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार वे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे और स्वयं को श्रेष्ठ जाति के रूप में मानते थे। उनका मानना था कि भारतीयों को केवल भय के आधार पर ही समझाया जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि एक यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है। इस धारणा के कारण वे अपना निवास स्थान भारतीयों से अलग रखते थे। रेलगाड़ी में भारतीयों के साथ बैठना वो पसंद नहीं करते थे। उन्हें काले लोग समझकर उनके साथ घृणा का व्यवहार करते थे और समय समय पर भारतीयों का अपमान या दुर्व्यवहार भी किया जाता था। इस प्रकार अंग्रेजों ने रंगभेद की नीति के आधार पर भारतीयों पर जघन्य अत्याचार किए। यही नहीं, न्यायिक मामलों में भी जाति भेद को स्थान दिया गया। एक ही अपराध के लिए भारतीयों व अंग्रेजों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए थे। अंग्रेजों द्वारा अनेक भारतीयों की हत्या कर दी गई, किंतु उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया तथा स्त्रियों के साथ अंग्रेज सिपाही द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर भी कोई दंड नहीं दिया जाता था। और इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीयों के हृदय में अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इस प्रकार जातीय भेदभाव और कटुता ने देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को जन्म दिया। आवागमन में संचार के साधनों का विकास। यातायात तथा संचार के साधनों के विकास ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश सरकार ने देश में रेल, सड़क, डाक, तार आदि का अत्यधिक विकास किया। इसके पीछे अंग्रेजी शासन का मुख्य उद्देश्य यह था कि विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेनाएं शीघ्रता से भेजी जा सकेंगी एवं दूर दूर के प्रांतों की सूचनाएं जल्दी प्राप्त हो सकेंगी। लेकिन यातायात संचार के इन साधनों के विकास से भारतीयों को बहुत लाभ हुआ। इससे देश के दूर दराज भाग संपर्क की दृष्टि से आपस में निकट आ गए और समाचार पत्र से देश के दूर दूर भागों से सूचनाएं आदान प्रदान होने लगे। राष्ट्रवादियों को मिलना और पत्र व्यवहार करना सरल कार्य हो गया। अब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आंदोलन को और अधिक उग्र बनाने लगे और इससे जनसाधारण में जागृति आई और लोगों में एकता की भावना प्रबल हुई और आंदोलन को बल मिला। नेक्स्ट इसी में पॉइंट्स आता है अपना विदेशी आंदोलन का प्रभाव। विदेशों से संपर्क स्थापित होने के कारण इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया के राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन एवं फ्रांस की राजक्रांति में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के संदेश, आयरलैंड के होम रूल आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आदि से भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप वे स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए संघर्ष में जुट गए। इस प्रकार विदेशी आंदोलन ने भारतीयों में देशभक्त की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकारी नेक्स्ट इसी में अपन करते हैं सरकारी नौकरियों के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा में विश्वास दिलाया गया कि भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा, किंतु ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों ने इस घोषणा को व्यवहारिक रूप नहीं दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ICS के द्वार भारतीयों के लिए बंद कर दी गई क्योंकि इसमें आयु सीमा 21 निश्चित की गई थी, जिसे घटाकर 19 वर्ष कर दिए गए।
जो भारतीयों के लिए संभव नहीं था। इसी के साथ ये परीक्षा भारत में न होकर इंग्लैंड में रखी जाती थी, जो अंग्रेजी भाषा में होती थी। किसी भी भारतीय द्वारा ऐसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य था, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई भारतीय सफल हो जाता था तो उसे किसी न किसी बहाने से नौकरी में नहीं लिया जाता था। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके द्वारा सेवा में प्रवेश प्राप्त करने के बाद मामूली सी गलती पर उन्हें नौकरी से हटा दिया। इसी प्रकार अरविंद घोष ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था, परंतु उनकी नियुक्ति नहीं दी गई क्योंकि वे घुड़सवारी में प्रवीण नहीं थे। मतलब ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखने के लिए नए नए बहाने ढूंढते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के शिक्षित वर्ग में भी अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह घृणा की भावना प्रबल हो गई। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है अपना इल्बर्ट विधेयक पर विवाद। सन 1880 में लॉर्ड लिटन के स्थान पर उदारवादी लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। उन्होंने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुधार किए। इसके पश्चात न्याय व्यवस्था में सुधार करने का निश्चय किया। उस समय न्याय के क्षेत्र में जाति विभेद विद्यमान था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अथवा अपराधियों की अभियोगों की सुनवाई का अधिकार नहीं था, जबकि अंग्रेज न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त था। इसलिए इस अन्यायपूर्ण नीति को दूर करने के लिए सन 1883 में लॉर्ड रिपन ने अपने काउंसिल के कानूनी सदस्य मिस्टर इल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। इस पर इल्बर्ट ने एक बिल प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल विधेयक कहते हैं। इसके द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई करने और दंडित करने का अधिकार दिया गया। यह बिल बहुत अच्छा था, परंतु सभी अंग्रेजों ने इसे अपना जातीय अपमान समझकर इसका विरोध किया और आंदोलन चलाया, जिसके समक्ष लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा और इल्बर्ट विधेयक में संशोधन करना पड़ा तथा जूरी प्रथा को महत्व दिया गया, जिसमें कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन रखे गए। यह संशोधन भारतीयों को स्वीकार नहीं था। इससे भारतीयों को भली भांति मालूम हो गया कि अंग्रेजों ने अपनी जाति भेद की नीति को नहीं छुड़ाया और यदि हम भी अंग्रेजों की भांति संगठित होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करें तो हमें स्वाधीनता प्राप्त हो सकती है। और यूरोपियन आंदोलन से प्रभावित होकर भारतीयों ने भी राष्ट्रीय संस्था के गठन का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इस प्रकार हमने राष्ट्रवाद के उदय की अनेक कारणों का उल्लेख किए, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ इन सब विभिन्न कारणों से, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के प्रति संदेह और अविश्वास की नीति अपनाई। उन्हें सेना, पुलिस, राजनीतिक और वैदेशिक विभाग के सभी महत्वपूर्ण पदों से पृथक रखा गया। आर्म एक्ट पास कर भारतीयों से हथियार छीन लिए गए, जिससे भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ गई और लॉर्ड लिटन के दमनकारी शासन से संतुष्ट होकर के भारतीयों ने अनेक संगठन गठित करने का निर्णय लिया और अखिल भारतीय संगठन बनाने के लिए उन्हें बाध्य किया। और इसी का परिणाम हुआ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर राष्ट्रीय आंदोलन का श्रेणीगण हुआ। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एक नहीं अनेक कारणों का परिणाम था। आज के लिए इतना ही।